नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के B.Ed सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 18 जुलाई 2024 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 5 सांख्यिकी या स्टैटिक्स का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 5 सांख्यिकी स्टैटिक्स। इसके पहले ध्यान रखना, यूनिट 1, 2, 3, 4 हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 202 डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मिल जाएगा। इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट उसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके B.Ed कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हों, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यदि आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे जुड़े थे 90%, 91%, 94% तक बना हुआ है। ठीक है, 80 में 78, 76, 74 अंक तो प्राप्त किए हुए हैं। तो यदि आप लोग जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, या फिर एमएड, या फिर यूपी टेट सीटेट, या फिर नेट JRF में, तो सारे प्रश्न जो आए हुए हैं वही रखे गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। तो डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है ए माध्यिका, बी मानक विचलन, सी मध्यमान, डी बहुलक। तो डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा ए माध्यिका। अगला प्रश्न है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच अंतर को कहा जाता है ए बहुलक, बी प्रसार, सी चतुर्थांक, डी मध्यमान। तो अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी प्रसार। आप लोग प्रश्नों का उत्तर देते चलें, इससे क्या होगा, आप लोग साथ में बने रहेंगे। यदि आप लोग प्रश्न का उत्तर नहीं देते तो हो सकता है आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्रश्नों का उत्तर दें, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न है, एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है। यूनिट 5 ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, यहाँ से आता है, थोड़ा मैथ टाइप से है, तो बहुत सरल भाषा में हम लोग याद देखेंगे मैथ भी कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सरल तरीके से समझाएंगे, अगर आप उसे फॉलो कर लेते हैं तो जो सरल, बहुत आपको टफ लगेगा, एक आध छोड़ सकते हैं, बाकी आप ध्यान रखना, चाहे माध्यम, माध्यिका या बहुलक, उसके सारे प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहें। निश्चित रूप से जो भी आपको कठिन लग रहा होगा स्टैटिक्स में, सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी, और इस यूनिट को आप जितना बार हो सके उतनी बार सिर्फ देखना है बस। ठीक है, सारे प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप किसी यूनिट को छोड़ नहीं जा सकते हैं। 80 प्रश्न हल करना है, लगभग मान के चलिए आप जो है 20-2500। ठीक है, तो लगभग आप ध्यान रखना, कितना भी आप कोशिश करेंगे, किसी भी यूनिट को आप छोड़ के जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हर यूनिट को आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना होगा। लगभग हर यूनिट मान के चलिए 20 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लगभग 16 प्रश्न कम से हर यूनिट से सही होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है, तो मान लो किसी यूनिट का आपको समस्या है तो कुछ यूनिट आपको सरल लगेगा, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, बट आप 5 तैयार करके जाएंगे तभी पूरे प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रश्न है, एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है, ए आवृत्तियां, बी वर्ग सीमाएं, सी चतुर्थांक, डी मध्य बिंदु। एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा ए आवृत्तियां। अगला प्रश्न है, प्रतिमान प्राप्तांक हैं
ए सिग्मा या जेड प्राप्तांक बी, टी प्राप्तांक सी, स्टेनाइन प्राप्तांक डी, उपरोक्त सभी। तो प्रतिमान प्राप्तांक हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ध्यान रखना प्रतिमान प्राप्तांक में सिग्मा या जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक, स्टेनाइन प्राप्तांक सभी प्राप्तांक हैं। अगला प्रश्न है जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्य मान सदैव होता है, महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। ए 0, बी 1, सी आधा, डी 2। तो जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्य मान सदैव होता है, सही जवाब हो जाएगा ए 0। ध्यान रखना मध्य मान 0 होता है, महत्वपूर्ण है। और मानक विचलन 1 होता है, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना। जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्य मान हमेशा 0 होता है और मानक विचलन 1 होता है, कंफ्यूज नहीं होना। टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था, एक कार्ल पियर्सन ने बी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने सी, मैकॉल ने डी, गिलफोर्ड ने। तो टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा सी, मैकॉल ने। आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, ये एग्जाम में 2020-21 में आया, 21-22 में आया, ठीक है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है। टी स्कोर का प्रयोग ध्यान रखना मैकॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटल ने सर्वप्रथम किया था और गिलफोर्ड ने सी प्राप्तांक का प्रतिपादन किया था। ये तीनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। टी स्कोर का मैकॉल, स्टेन स्कोर का आरबी कैटल और सी प्राप्तांक का प्रतिपादन गिलफोर्ड ने किया था। महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ए किसी तालिका से बी, ब्लूप्रिंट से सी, किसी ग्राफ से डी, इनमें से कोई नहीं। तो मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, ब्लूप्रिंट से। अगला प्रश्न है स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है। ए 9 बिंदु वाली बी, 8 बिंदु वाली सी, 5 बिंदु वाली डी, 10 बिंदु वाली। तो स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, 9 बिंदु वाली। जब स्टेनाइन आ जाए, स्टे मतलब स्टेनाइन, आप ध्यान रखें 9 अपने आप साफ शब्दों में ऐसे याद रखिए स्टेनाइन। तो यहाँ 9 का मतलब 9 बिंदु वाली। स्टेन आ जाए तो 10 आ रहा है 10, ऐसे याद रख लीजिए। स्टेनाइन मतलब 9, स्टेन का मतलब 10। तो स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है 9 बिंदु वाली, लेकिन स्टेन आ जाए तो 10 बिंदु। दोनों पूछा गया है, दोनों महत्वपूर्ण है, गलत नहीं करना, ठीक है। तो स्टेन प्राप्तांक 10 बिंदु वाली होती है, ठीक है, ये भी आ चुका है। अगला प्रश्न है सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है। तो ए सदैव प्लस माइनस ए मतलब 1 - 1 से +1 के मध्य में, बी सदैव a + 1 से तथा 2 के मध्य में, सी सदैव -1 से 3 के मध्य में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है, सही जवाब हो जाएगा ए, सदैव -1 से +1 के मध्य में। अगला प्रश्न है सहसंबंध के प्रकार होते हैं। ए मात्रात्मक सहसंबंध, बी गुणात्मक सहसंबंध, सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध, डी भ्रमात्मक सहसंबंध। सहसंबंध के प्रकार होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध। अगला प्रश्न है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। एक क्रम कोट अंतर विधि, बी गुण आघूर्ण विधि, सी क्रम कोट तथा गुण आघूर्ण विधि दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, क्रम कोट तथा गुण आघूर्ण विधि दोनों। अगला प्रश्न है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर विधि का संकेत चिन्ह है। ए रो, ए सिग्मा, बी एम, सी रो, डी Q3। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर विधि का संकेत चिन्ह है, सही जवाब हो जाएगा सी, रो। अगला प्रश्न है गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया है। ए स्पीयरमैन द्वारा, बी कार्ल पियर्सन द्वारा, सी कोलमैन द्वारा, डी फ्रायड द्वारा। तो गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, कार्ल पियर्सन द्वारा। अगला प्रश्न है केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है। ए जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं, बी जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं, सी जिसके दोनों ओर विचलन नहीं होते, डी तो सभी। तो केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है, सही जवाब हो जाएगा बी, जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ए सहसंबंध, बी मध्यमान, सी टी परीक्षण, डी सार्थकता का स्तर। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, मध्यमान।
अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान है। तो मध्यमान बोला है, ठीक है। A 8, B 7, C 3, D 10। तो मध्यमान बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। तो आप इसे जोड़ लीजिए। मध्यमान बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 10, 27, 5, 32, 10, 42, 42 हो गया। और संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो मध्यमान बराबर क्या होता है? आप लोग ध्यान करें, जिनका मैथ नहीं है उनको लगेगा बहुत कठिन सवाल आता है, लेकिन कठिन नहीं, बहुत सरल आता है, बस आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं को मध्यमान पूछा है। तो क्या करना है आपको? संख्याओं का योग कर देना है, मतलब सारी संख्याओं को जोड़ लेना है, ठीक है। जितनी संख्या है, 6 संख्या, इसको जोड़ लेना है, बटे जितनी संख्या है उससे भाग दे, मतलब 6 संख्या 6 से भाग दे दो। तो पूरे जोड़ डालो, कितना हो जाएगा? 42, 42 बटे 6 कितना आ जाएगा? 6 7 42, 7 उत्तर आ जाएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा बी, ठीक है। बहुत ही सरल है। संख्या मध्यमान बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आप जोड़ लीजिए, बटे 6 से भाग दीजिए, 6 संख्या है, 7 आ गया, ठीक है। बहुत सरल है, जिनका मैथ नहीं है डरना नहीं है, ठीक है। सारे सवाल से आप लोग सॉल्व करते जाइए, जो भी सवाल है इस तरह से सॉल्व कीजिए, ठीक है। संख्याओं 11, 15, 12, 10, 25, 23, 17 का माध्यांक पूछा है। माध्यांक है अर्थात माध्यिका। तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप करना क्या है, अगर माध्यिका पूछे तो पहले संख्याओं को असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब ठीक है, चाहे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो लगा सकते हैं। सबसे छोटा क्या है? 10 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है, फिर 15 है, ठीक है, फिर 23 है, नहीं उसके बाद 17 है, फिर 23 है, फिर 25 है। कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इस तरह से आप क्रम में लगा लीजिए। उसके बाद कितनी संख्या है? 7। जब संख्याओं की संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है, ठीक है, n बटे 2, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, इस तरह से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और वही क्रम में पहले व्यवस्थित कर लीजिए। तो 10, 11, 12, 15, 17, 23, 25 जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यांक बराबर सूत्र क्या होता है? n+1/2वां पद, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है, 7 + 1 कर दीजिए, बटे 2वां पद कितना हो जाएगा? 8 बटे 2, अर्थात चौथा पद आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप चौथा पद कौन सा है? 15 है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 15। क्लियर है आप लोग? तो इसमें क्या करना है, पहले आपको अवरोही अवरोही क्रम में कोई भी सजा, चाहे बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में सजा लीजिए। उसके बाद आप ध्यान रखना, जितनी संख्या है, कितनी है? 7 है, 4, 5, 6, 7। जब विषम संख्या होती है तो n+1/2वां पद, ठीक है। तो 7 1 8 हो जाएगा, 8 बटे 4 कर दिए, चौथा पद रहेगा, चौथा 15 है, अर्थात सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस तरह से। तो आरोही या अवरोही के मतलब आरोही क्रम में सजा लीजिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिए। जब पदों की संख्या विषम है तो क्या होता है? n+1/2वां पद, ठीक है। अब इसमें देखिए n कितना है? 7 है, बटे 1 सॉरी +1 बटे 2, तो 8 बटे 2 अर्थात चौथा पद हो जाएगा। चौथा पद इसमें कौन सा है? 15 है। इतना सारी चीज़ें आप देख लीजिए। समांतर माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक बचा, उसका भी देख लेते हैं। इस तरह तीनों फार्मूले में सवाल देख लीजिए, निश्चित रूप से एग्जाम में आता है। प्रश्न है, अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं। ए साथ संबंध बी, माध्यमान सी, बहुलक डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है, मतलब जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 18 का सी, बहुलक कहते हैं, ठीक है। कोई संख्या जो सबसे अधिक बार आए उसे बहुलक है। बहुलक मतलब होता है सबसे अधिक बार। अगला प्रश्न है, संख्याओं 5, 6, 7, 5, 5, 8, 5, 8, 3, 5 का बहुलांक है। तो ए 5, बी 8, सी 7, डी 6। तो इसने पूछा है बहुलांक, मतलब बहुलक पूछा है। तो आप देख लीजिए 5 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 जो है 5 बार आया है। उसके बाद 6 1 बार आया है, ठीक है, 6 जो है 1 बार आया है। उसके बाद 7 1 बार आया है, ठीक है। उसके बाद 8 2 बार आया है, ठीक है, 8 जो है 2 बार आया है। 3 1 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई? 5 है। 5 कितनी बार आया है? 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 5।
क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए। तो इस तरह से आप लोग समांतर माध्य, बांधिका, बहुलक तीनों हो गया। सवाल आए नॉर्मल तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, गलत नहीं करिए, और बार बार इस सवालों को अभ्यास करेंगे तभी आपको याद होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक पूछे फिर संख्या गिन लीजिए। 5 सबसे अधिक बार, इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा 19 का ए, 5। वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है, मतलब सबसे अधिक बार होती है, उसे क्या कहते हैं, बहुलक। 5 की सबसे अधिक बार 5 बार पुनरावृत्ति हुई, सबसे उत्तर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं ए सिग्मा द्वारा बी, एम द्वारा सी, एन द्वारा डी, सिग्मा एक्स द्वारा। तो प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, सिग्मा द्वारा। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है अपने कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को, और निश्चित रूप से अगर आप जुड़े हैं तो बहुत लाभ आपको होगा। ठीक है, प्रश्न है, प्रमाणिक विचलन में विचलन को सदव्य निकाला जाता है। ये समांतर माध्य से बी, बहुलांक से सी, आवृत्ति से डी, सहसंबंध से। प्रमाणिक विचलन में विचलन को सदव्य निकाला जाता है, सही जवाब हो जाएगा 21 का ध्यान रखना ए, समानांतर माध्य से। अगला प्रश्न है, दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। ए मानक विचलन, बी सहसंबंध, सी बहुलांक, डी मध्यमान। दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है, सही जवाब हो जाएगा बी, सहसंबंध। अगला प्रश्न है, टी स्कोर का सूत्र है ए 10 + 10z, बी 10 - 10z, सी 50 + 10z, डी 10 + 50z। टी स्कोर का सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, 50 + 10z। ठीक है, z बराबर क्या होता है, x - m/σ। अगला प्रश्न है, कौन प्रमापीकृत प्राप्तांक नहीं है। ए z प्राप्तांक, बी c प्राप्तांक, सी t प्राप्तांक, डी मध्यमान। कौन प्रमापीकृत प्राप्तांक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 24 का ध्यान रखना डी, मध्यमान। अगला प्रश्न है, जब प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है ए 0, बी 1, सी आधा, डी 2। तो जब प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है, सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, 1। ठीक है, और मध्यमान कितना होता है, 0। हम लोग देख चुके हैं, प्रश्न आ चुका है दोनों तरह से। स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है, हम लोग देख भी चुके हैं। ए 9 बिंदु वाली, बी 10 बिंदु वाली, सी 11 बिंदु वाली, डी कोई नहीं। तो स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है, सही जवाब हो जाएगा 26 का ध्यान रखना बी, 10 बिंदु वाली। स्टेन स्कोर मतलब 10 बिंदु वाली। आप लोग शब्दों पर ध्यान रखिए ना, स्टेन स्कोर मतलब 10, स्टेन 9 बोल रहा था, मतलब 9 बिंदु वाली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्टेन स्कोर बोला है तो 10 बिंदु वाली, ऐसे याद रखिए। ठीक है, जेड स्कोर का प्रसार है ए 0 से सिग्मा प्लस सिग्मा 3, 0 से +3 सिग्मा तक, बी -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक, सी -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक, डी -2 सिग्मा से, डी +2 सिग्मा तक। ठीक है, तो जेड स्कोर का प्रसार है, सही जवाब हो जाएगा सी, -3 सिग्मा से 3 + 3 सिग्मा तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ए मध्यमान, बी माध्यिका, सी मानक विचलन, डी बहुलांक। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है तो मानक विचलन नहीं है, मध्यमान, माध्यिका, बहुलांक है। अगला प्रश्न है, जब मध्यमान एवं मध्यांक के अंक ज्ञात हो तो बहुलांक का सूत्र है ए 2 माध्यांक -2 मध्यमान, बी 3 माध्यांक -3 मध्यमान, सी 3 माध्यांक -2 मध्यमान, डी 3 मध्यमान -2 मध्यांक। जब मध्यमान एवं मध्यांक के अंक ज्ञात हो तो बहुलांक का सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा 29 का सी। ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका अर्थात मध्यांक -2 माध्य। ठीक है, तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, 3 माध्यिका -2 बहुलक, तो मध्यमान। ठीक है, या फिर आप माध्यिका बराबर करेंगे, 3 माध्यिका बराबर क्या हो जाता है, बहुलक प्लस 2 मध्यमान, कैसे भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, 3 माध्यंक -2 मध्यमान। अगला प्रश्न ध्यान रखना, बहुलांक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 मध्यमान। अगला प्रश्न है, 2, 5, 8, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान ज्ञात कीजिए। ए 7, बी 8,
सी 8.5, डी 9। तो 2, 5, 8, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी। 8 कैसे? संख्याओं का योग बटे संख्या कर दीजिए। ठीक है, तो 8, 5, 2, 7, 8, 7, 15, 10, 25, 5, 40 संख्याओं का योग कर दीजिए। 40 बटे कितनी? जितनी संख्या हो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 8। मध्यमान बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जोड़ दीजिए जितनी संख्याएं हैं, उसके बाद 5 से भाग, क्योंकि 5 संख्या है। 40 बटे 5 बराबर 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है। किसने परिभाषित किया? ए रैथम, बी कैटल, सी गिलफोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है, किसने परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, इन संख्याओं का 8, 10, 13, 15, 9, 7, 12 माध्यांक है, मतलब माध्यिका पूछ रहा है। तो मैंने पहले बताया, एक बार पहले संख्या आप गिन लीजिए कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विषम है। इसको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में आप सजा लीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, तो सबसे छोटा, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ देखिए कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 संख्या है। इसका मतलब 7 + 1/2वां पद कितना हो जाएगा? 8/4, 2 मतलब चौथा पद हो जाएगा। ठीक है, 7 + 1/2वां पद, इसका मतलब है 8/2 अर्थात चौथा पद। अब आप इसको क्रम आरोही क्रम अवरोही क्रम से डाल लीजिए। ठीक है, तो पहले आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम से डाल लेते हैं। सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, 7, 8, 10, 12, 13, 15। ठीक है, 7, 8, 10, 12, 13, 7, 8 यहाँ 9 रहेगा। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15। तो यहाँ पर चौथा पद आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4 मतलब चौथा पद 10 है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका 32 का बी। ठीक है, 10। इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो माध्यक बराबर क्या होता है? ठीक है, विषम संख्या +1/2वां पद। पहले आप इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किए, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित किए तो क्या हो जाएगा? 7, 8, 9 मतलब छोटे से बड़े की तरफ, 10, 12, 13, 14, 15। जब पदों की संख्याएं विषम हो, ठीक है, तो क्या सूत्र होता है? यानी +1/2वां पद, अर्थात 7 + 1/2वां पद मतलब 8/2 अर्थात चौथा पद। चौथा पद यहाँ पर 10 है। अगला प्रश्न है, विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है। ए प्रसार, बी मानक विचलन, सी मध्यमान विचलन, डी चतुर्थांक विचलन। तो विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, मानक विचलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्त सर्वाधिक अस्थायी रखता है? ए माध्यिका, बी मध्यमान, सी बहुलक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, मध्यमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 मानक विचलन पूछ रहा है। ठीक है, A 2B √2 C 1D 4। तो निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन पूछा है। मानक विचलन क्या है? सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना बी, √2। आप इसको फार्मूला में रखेंगे, आ जाएगा। मानक विचलन बराबर सूत्र क्या होता है? √σ x - n अपान x - n गुणित 2/n। ठीक, इस फार्मूला में रख के निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था ए पियर्सन, बी स्पीयरमैन, सी गिलफोर्ड, डी मैककॉल। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना डी। तो टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था डी मैककॉल। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। ए कोट अंतर्विध, बी गुणन आघूर्ण विधि, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना सी ए बी दोनों, कोट अंतर्विध और गुणन आघूर्ण विधि दोनों। अगला प्रश्न है, कोट अंतर्विधि के प्रवर्तक हैं ए पियर्सन, बी स्पीयरमैन, सी फ्रीमैन, डी गिलफोर्ड। तो कोट अंतर्विधि के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, कोट अंतर्विधि का सही सूत्र है। ए
1 माइनस कोष्टक के अंदर 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n कोष्टक के अंदर n स्क्वायर माइनस 1, बी 1 प्लस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n कोष्टक के अंदर n स्क्वायर माइनस n, सी 1 इंटू 6 डी स्क्वायर अपान n स्क्वायर माइनस 1, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोट अंतर विधि का सही सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा ए, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n कोष्टक के अंदर n स्क्वायर प्लस 1, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 70, m बराबर 50 और सिग्मा बराबर 10 है तो z है। ठीक है, तो इसके फार्मूले में अगर आप रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, z बराबर सूत्र होता है x माइनस m अपान सिग्मा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दिया हुआ है, x दिया है, m दिया है, सिग्मा दिया है। तो x का मान कितना है, 70 है, माइनस m का मान 50 दिया गया है बटे 10 सिग्मा। तो 70 में 50 घटाएंगे कितना आएगा, 20 बटे 10, अर्थात 2 आ जाएगा। z बराबर 2 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 उत्तर इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात ध्यान रखना 40 का सही जवाब हो जाएगा सी, प्लस 2 आ रहा है तो 2 सिग्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है, ए मध्यमान, बी मध्यांक, सी बहुलक, डी मध्यमान तथा बहुलक। तो सबसे किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है, सही जवाब हो जाएगा ए मध्यमान। अगला प्रश्न है, क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है, ए कार्ल पियर्सन ने, बी स्पीयरमैन ने, सी स्किनर ने, डी एलपोर्ट ने। क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है, सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है, ए -1 से 0, बी -1 से +1, सी 0 से +1, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सहसंबंध गुणांक का प्रसार है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, -1 से +1 तक। सहसंबंध गुणांक का प्रसार कितना है, -1 से +1 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक पूछा है, मतलब माध्यिका पूछा है, ए 2, 4, 2, 2, 7, 9, 10, 12, 5। तो आप पहले संख्या गिन लीजिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर विषम संख्या तो मैंने पहले बता दिया था आपको, n+1 अपान 2 पद। तो कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है। तो 9 + 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अर्थात 10 बटे 2 बराबर 5, अर्थात 5वां पद हो जाएगा। तो पहले इसको आरोही क्रम में आप सजा लीजिए। तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2, 2, 2। ठीक है, 2, 2, 2, 4, 7, 9, 10, देखिए यहाँ 5 लगा दीजिए 4 के बाद। ठीक है, 10 हो जाएगा। तो आप इसमें कितना 5वां पद आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 ही उसका उत्तर होगा। ठीक है, 5वां पद कितना है, 5 है। तो सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना बी, 5 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जब संख्याएं विषम है तो संख्या क्या होती है, माध्यिका बराबर, n+1 अपान 2 पद। तो 9 संख्या है, 9 1 10 हो गया बटे 2, मतलब 5वां पद हो जाएगा। आरोही क्रम से सजा लीजिए, आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए, तो आपके आ जाएगा 2, 2, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12। प्रथम संख्या विषम सूत्र है n+1 अपान 2 पद। ठीक है, अर्थात 9 पद है, 9 + 1 अपान 2 अर्थात 10 + 2 अर्थात 5वां पद। तो 5वां पद यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे क्रम से, तो 5वां पद यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है, मतलब गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 45 का डी, रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n-1, ये गलत है। अगला प्रश्न है, कैली द्विधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है, ए 10, बी 25, सी 27, डी 30। कैली द्विधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है, सही जवाब हो जाएगा सी, 27%। कैली मेथड क्या है, फार्मूला भी याद रखना, P01। ठीक है, कोष्टक में सिग्मा 1 P1Q अपान
सिग्मा P0Q गुणित 100। अगला प्रश्न है निम्न संख्याओं का मध्यमान होगा। तो मध्यमान पूछा है, संख्याओं का योग बटे संख्या, कितनी संख्या है 5, संख्याओं को जोड़ लीजिए, जितना है उसमें 5 से भाग दे दीजिए। 9 6 15, 3 18 10 28, 8 36, 4 4 10 50। 50 में आप 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 10। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, 10 हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना समांतर माप बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्याओं को जोड़ लीजिए, 5 से भाग दीजिए, इतनी संख्या है, आ जाएगा। तो इस तरह से आपका मध्यमान, माध्यिका और बहुलक तीनों हो गया है। बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है, ए मध्यमान, बी माध्यांक, सी बहुलांक, डी प्रसार। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, प्रसार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नंबरों में से बहुलांक बताइए। ये 5 9 8 7 10, 5 7 6 7 1 6 2 3 4। तो बहुलांक पूछ रहा है, तो आप पहले देखिए बहुलांक मतलब होता है कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, तब खुद देख लीजिए। 5 कितनी बार आया है, 1 2 बार 5 आया है। 9 देखिए, 9 तो एक बार ही आया है। 8 देखिए, 8 एक बार आया है। 7 2 बार आया है। 10 एक बार आया है। ठीक है, 7 जो है 2 बार आया है, नहीं 7 3 बार आया है। 1 2 3, 7 जो है 3 बार आया है। अभी सबसे अधिक कौन आया रहा है, 7। 5 कितनी बार आया था, 5 1 2 बार ही आया, 7 जो है 3 बार हो गया, 6 2 बार। ठीक है, ध्यान रखना जो सबसे अधिक बार आया वही उत्तर हो जाएगा। यहाँ 7 जो है 3 बार आया है, बाकी अन्य संख्याएं कम हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना डी 7। जो संख्या सबसे अधिक बार आया वही उत्तर हो जाती है। अगला प्रश्न है वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है बहुलांक कहलाता है। 7 सबसे अधिक 3 बार पुनरावृत्ति हुई, तो सही उत्तर होगा 7। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BG 202 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सारी वीडियो आपको क्रम से मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो इससे आपको फायदा होगा। और जो फर्स्ट ईयर बच्चे हैं ध्यान रखना, उनको बोल दीजिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सारे पेपर की वीडियो वहाँ पड़ी हुई है, क्रम से वो देख सकते हैं। ठीक है, पसंद गुणांक का प्रसार है a -1 से +1 तक b, 0 से 1 तक c, 1 से 10 तक d, इनमें से कोई नहीं। तो पसंद गुणांक का प्रसार है, सही जवाब हो जाएगा 50 का a, -1 से +1 तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है। ए आयु प्रसार, बी समूह प्रसार, सी फलांग प्रसार, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है या किसने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ए टाटे, बी गिलफोर्ड, सी बाउले, डी इनमें से कोई नहीं। किसने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, सही जवाब हो जाएगा सी बाउले। अगला प्रश्न है सांख्यिकी का जन्मदाता है। ए गॉटफ्रायड, बी गिलफोर्ड, सी किंग, डी इनमें से कोई नहीं। सांख्यिकी का जन्मदाता है, सही जवाब हो जाएगा 53 का ए गॉटफ्रायड। सांख्यिकी का जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्रायड ओकेनवाल हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है, इनको भारतीय सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अगर सांख्यिकी जन्मदाता पूछे तो गॉटफ्रायड ओकेनवाल हैं सांख्यिकी। ठीक है, क्लियर है, जर्मनी के हैं। और भारत कर पूछे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगला प्रश्न है यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं बहुलांक 6 एवं 18 है तो उसकी माध्यिका होगी। मैंने पहले बताया था कि आप ध्यान रखना, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक भी दिया गया है, मध्यमान एवं बहुलक। तो मध्यमान कितना है 18 और बहुलक 6। तो ध्यान रखना, बहुलक मध्यमान, मध्यमान एवं बहुलक मतलब मध्यमान 6 बहुलक 18। तो 18 बराबर क्या हो जाएगा 3me -2 गुणते 6 मतलब 12 हो जाएगा। तो 18 बराबर क्या हो जाएगा 3me -12। 12 को इधर ले जाएंगे, 18 जुड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 18 यहाँ पर है, जब 12 इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 3me हो जाएगा।
18 बराबर कितना हो जाएगा 30। तो ME बराबर कितना हो गया 30/3, मतलब 10 उत्तर आ गया। बहुत ही सरल है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा B 10। अगला प्रश्न ध्यान रखना, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। बहुलक बराबर दिया है 18, 3 माध्यिका -2 माध्य 6 है। तो 18 बराबर 3 माध्यिका -12 कर दीजिए, 12 को इस तरफ ले जाएंगे, 18 12 30 हो जाएगा। माध्यिका बराबर क्या हो जाता है 10 हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम 99 संख्याओं का मध्यमान क्या है। मध्यमान बराबर क्या होता है संख्याएं प्लस संख्याओं का योग प्रांत संख्या कर दीजिए। तो 1 से लेकर 99 तक संख्याओं का योग कितना होता है, तो आपको भी पता है सूत्र होता है n+1/2। 199 तक संख्या का योग निकालने का सूत्र है n × n+1/2। तो 99 इसके अंदर कितना हो जाएगा 99 + 1 अर्थात 100 हो जाएगा। 100/2 कर दीजिए, 100 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, अर्थात 99 × 50 हो जाएगा। अब आप ध्यान रखना ये संख्याओं का योग हो गया, लेकिन संख्या कितनी है 99, अर्थात 99 × 50/99 हो जाएगा। क्योंकि 99 × 50 × 50 ये क्या है 99 संख्याओं का योग हो गया, और संख्या कितनी 99 99 से भाग दीजिए, तो 99 से 99 कट जाएगा, अर्थात 50 इसका उत्तर हो जाएगा। C इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो मध्यमान बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। मध्यमान बराबर आप सूत्र निकाल लीजिए, मध्यमान बराबर n × n+1/2वां पद 2/n कर दीजिए, ठीक है। जैसे निकाले तो वैसे ही संख्याओं का योग बटे संख्या कर दीजिए, निकाल लेंगे अपना सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 50। अगला प्रश्न है, मानक विचलन की माप कौन सी है। एक केंद्रीय प्रवृत्त B विचलन, C सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध D, इनमें से कोई नहीं। तो मानक विचलन की माप कौन सी है, सही जवाब हो जाएगा 56 का ध्यान रखना B विचलन। अगला प्रश्न है, मानक विचलन का सही सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा 57 का ध्यान रखना C। मानक विचलन का सही सूत्र है √σ(FD²/n -FD सिग्मा FD -n कोष्टक बंद स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, सूत्र महत्वपूर्ण पूछा जाता है। किसने कहा दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा के संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 58 का A चैपलिन। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कम से कम इससे 20 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आप लोग अगर नहीं अच्छे से पढ़ेंगे छोड़ेंगे तो फिर नहीं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सारे पॉइंट को आप पढ़ के जाएं। प्रश्न है, यदि सहसंबंध गुणांक का मान +95 है तो यह क्या कहलाएगा। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 59 का C अति उच्च सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया। A कार्ल पियर्सन, B स्किनर, C स्पीयरमैन, D में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा C स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है। A वास्तविक मध्यमान विधि, B कल्पित मध्यमान विधि, C विकिरण आरेख विधि, D कोट अंतर विधि। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा C विकिरण आरेख विधि। अगला प्रश्न है, जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव होता है A0 B1 C2 D3। तो जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव होता है, सही जवाब हो जाएगा 62 का A 0। और मानक विचलन कितना होता है जेड स्कोर में, तो 1 होता है, ठीक है। तो जेड स्कोर समूह का मध्यमान 0 होता है और मानक विचलन 1 होता है, दोनों याद रखना। मध्यमान सदैव 0 होता है और मानक विचलन 1 होता है। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है। स्टेनाइन मैंने पहले बता दिया, प्रश्न आया हुआ है। स्टेनाइन मतलब 9, तो 9 बिंदु वाली, ठीक है। एक से ध्यान रखना, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या होता है। सही जवाब हो जाएगा B 1 से 9, ठीक है। स्टेन आ जाए तो ध्यान रखना 10, 1 से 10, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया। A सिम्पसन, B मैककॉल, C हेंडरसन, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का B मैककॉल। अगला प्रश्न है, फलांग की त्रुटि है A स्थिर त्रुटि, B प्रत्युत्तर की त्रुटि, C प्रत्याशा त्रुटि, D सामान्य त्रुटि। तो फलांग की त्रुटि है, सही जवाब हो जाएगा 65 का ध्यान रखना B प्रत्युत्तर की त्रुटि। अगला प्रश्न है,
जेड स्कोर में सिग्मा का मूल्य सदैव होता है। तो हमने पहले बता दिया जेड स्कोर में सिग्मा का मूल्य सदैव। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी। तो जेड स्कोर में सिग्मा का मूल्य सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 66 का बी। 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औसत ज्ञात करने की सबसे छोटी विधि है ए उच्च श्रेणी सहसंबंध विधि, कल्पित मध्यमान विधि सी, मानक विचलन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो औसत ज्ञात करने की सबसे छोटी विधि है। सही जवाब हो जाएगा बी, कल्पित मध्यमान विधि। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं। ये मापन विमूल्यांकन, सी मानक मापन त्रुटि, डी आकलन। किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमान अंकों में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, मानक त्रुटि। अगला प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला? ए कैटिल, बी जॉनसन, सी सिम्पसन, डी मैकाले। तो मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला? सही जवाब हो जाएगा ए कैटिल। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी का कार्य है ये तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, बी तथ्यों की तुलना करना, सी जटिल तथ्यों को सरल बनाना, डी उपरोक्त सभी। सांख्यिकी का कार्य है। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, NSSO का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है। तो NSSO का पूरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न है, मानक प्राप्तांकों का मानक तत्व है, मानक प्राप्तांकों का मानक तत्व है। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी। इसमें मानक विचलन तथा मध्यमान दोनों ही निश्चित होते हैं। ठीक है, तो इसमें मानक विचलन तथा मध्यमान दोनों ही निश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी की प्रकृति है ये विज्ञान, विज्ञान एवं कला, सी कला, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना बी, विज्ञान एवं कला। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन प्राप्तांक का औसत सदैव होता है ए 0, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, 5। स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे अच्छा अर्थात सबसे उच्च होता है और एक स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे 9 होता है। ध्यान रखना, 9 स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे अच्छा सबसे उच्च होता है और एक स्टेनाइन वाला प्राप्तांक सबसे निम्न होता है। ध्यान रखना इसको दोनों को। जेड प्राप्तांक का आधार होता है ये मानक विचलन, बी मध्यमान, सी बहुलांक, डी प्राप्तांक। तो जेड प्राप्तांक का आधार होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, मानक विचलन। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है? किसने कहा कि मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है? ए ईबेल, बी रैबर्ट, गेज तथा रूमेल्ट, सी एनएसटी, डी रॉबर्ट। सही जवाब हो जाएगा 76 का बी, रॉबर्ट, गेज तथा रूमेल। करीब 111 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस यूनिट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो जो भी प्रश्न आएगा मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। प्रश्न है, जनसंख्यात्मक रूप से सहसंबंध का मानक ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं ए सहसंबंध, बी सहसंबंध गुणांक, सी बहुचर या सहसंबंध, डी सरल सहसंबंध। तो जनसंख्यात्मक रूप से सहसंबंध का मानक ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 77 का बी, सहसंबंध गुणांक 77। सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मात्र 2 चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं ए सरल सहसंबंध, बी आंशिक सहसंबंध, सी बहुचरित सहसंबंध, डी इनमें से कोई नहीं। मात्र 2 चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, सरल सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं ए सहसंबंध संख्या, बी सहसंबंध गुणात्मक, सी सहसंबंध भार, डी सहसंबंध मात्रा।
सहसंबंध की मात्रा को व्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, सहसंबंध गुणांक। अगला प्रश्न है, सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना बी, ग्राफ अथवा संख्या आधार पर। अगला प्रश्न है, गुण आघूर्ण सहसंबंध को कहते हैं। ए धनात्मक सहसंबंध, बी पियर्सन, आर सी कल्पित मान, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, पियर्सन। अगला प्रश्न है, यदि माध्यांक का मान ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद माध्यिका होगा? यदि माध्यांक ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम हो तो सूत्र क्या होता है, हम लोग देख ही चुके हैं। तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा n+1/2वां पद। ठीक है, ध्यान रखना, गलत नहीं करना। अगला ध्यान, जब सम हो तो क्या होता है, n+2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। जब सम संख्या है तो फार्मूला होता है n/2वां पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2वां पद। ठीक है, जैसे मान लीजिए समय 10 है तो अर्थात 5वां प्लस 6वां बटे 2 कर दो। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना। तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। ठीक है, जब पदों की संख्या सम हो तो कौन सा संख्या होगी, तो इसमें मान लीजिए 5वां 6वां जो संख्या है रख दो, बटे 2 कर दो। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिगमन विश्लेषण माप है। इस सहसंबंध की मात्रा एवं दिशा बी, सहसंबंध की मात्रा का सी, कार्य एवं कारण संबंध का डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा T3 का बी, सहसंबंध की मात्रा का। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का मान 0 होने पर प्रतिगमन रेखाएं ए एक दूसरे को ढक लेंगी, बी 45 अंश का कोण बनाएंगे, सी एक दूसरे पर लंब होंगी, डी एक दूसरे के समानांतर होंगी। सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, एक दूसरे पर लंब होंगी। अगला प्रश्न है, वितरण के गणितीय मध्यमान से विचलनों के वर्गों के मध्यमान के पूर्ण वर्ग का मानक विचलन कहते हैं, या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 85 का ए, रसेल का। अगला प्रश्न है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है। ए उसके मानक विचलनों का गुणनफल, बी चरों के मध्य विचलन, सी उसके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल, डी में से कोई नहीं। तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है। सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना सी, उसके प्रतिगमन गुणांक के गुणनफलों का वर्गमूल। अगला प्रश्न है, औसत ज्ञात करने की सबसे छोटी विधि को कहते हैं, हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, कल्पित मध्यमान विधि। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी के प्रकार हैं। ए प्रचलन सांख्यिकी, बी अप्रचाल सांख्यिकी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सांख्यिकी के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, प्राचल सांख्यिकी और अप्राचल सांख्यिकी। अगला प्रश्न है, मध्यमान कहते हैं। ए प्राप्तांकों के मध्य भाग को बी, प्राप्तांकों का न्यूनतम अंक सी, प्राप्तांकों का औसत डी, प्राप्तांकों का योग 50%। तो मध्यमान कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, प्राप्तांकों का औसत। अगला प्रश्न है, मानक विचलन माप है। एक केंद्रीय प्रवृत्ति का बी, विचलन का सी, सहसंबंध का डी, इनमें से कोई नहीं। तो मानक विचलन माप है। सही जवाब हो जाएगा बी, विचलन का। अगला प्रश्न है, प्रसारण का वर्गमूल वर्ग विचलन का मध्यमान मूल या मानक विचलन कहलाता है, या कथन है। प्रसारण का वर्गमूल वर्ग विचलन का मध्यमान मूल या मानक विचलन कहलाता है, या कथन है। ये रसेल, बी बाकर, सी स्किनर, डी में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, प्रसार का वर्गमूल वर्ग विचलन का मध्यमान मूल या मानक विचलन कहलाता है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, बाकर का। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में एफ किसका प्रतीक है? ए आवृत्तियों की योग का, बी आवृत्ति का, सी प्राप्तांकों का, डी इनमें से कोई नहीं। सांख्यिकी में एफ किसका प्रतीक है? सही जवाब हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना बी, आवृत्ति का। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्राप्तांकों के अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांकों के बीच अंतर को कहा जाता है। ए मध्यमान, बी प्रसार क्षेत्र, बी सी वर्गांतर, डी वर्ग विस्तार। तो वास्तविक प्राप्तांकों के अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांकों के बीच के अंतर को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रसार क्षेत्र।
अगला प्रश्न है बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, ए माध्यिका बी बहुलक सी बी दोनों डी में से कोई नहीं। तो बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अर्थात माध्यिका बहुलांक दोनों। अगला प्रश्न है 5, 10, 15 का समानांतर माध्य कितना होगा। समानांतर माध्य पूछा है, समानांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग अपने अपान संख्या। तो 5, 10, 15, 15 30/3 कर दीजिए, 10 आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, 95 का सही उत्तर है ए। समांतर माध्य ध्यान रखना, फार्मूला याद रखोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगी। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, फार्मूला आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों को जोड़ लीजिए, बटे 3 से भाग दीजिए, 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न है जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो, मध्य का अंक माध्यांक कहलाता है। या कथन है A.H.E. गैरेट का बी, क्लिफोर्ड का सी, फॉयड का डी, जुंग का। तो जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो, मध्य का अंक मान कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 96 का, ध्यान रखना A.H.E. गैरेट का। अगला प्रश्न है अंग्रेजी की परिभाषा में 5 छात्रों में क्रमशः 50, 20, 15, 16, 17 अंक प्राप्त किए, इनका मध्यमान क्या होगा। तो अंग्रेजी की परीक्षा में 5 छात्रों में क्रमशः 5 छात्रों में क्रमशः 50, 20, 15, 16, 17 अंक प्राप्त किए, इनका मध्यमान क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा सी, 23। समांतर माध्य आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या, ठीक है, संख्याओं का योग कर दीजिए, बटे 5 कर दीजिए, संख्या है 23/23.6 आ जाएगा। अगला प्रश्न है एक परीक्षण में 6 छात्रों का प्राप्तांक है 67, 65.5, 13.2, 15, 12, 18.3, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। ए 28, बी 31.83, सी 32, डी 32.12। तो एक परीक्षण में 6 छात्रों का प्राप्तांक 67, 65.5, 13.2, 15, 12, 18.3 है, तो इनका माध्य ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना बी, 31.83। आप लोग सॉल्व कर लीजिए। माध्य बराबर क्या होता है, फार्मूला समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। संख्याओं का योग जोड़ लीजिए, बटे 6 है संख्या, 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 151/6 आएगा, 31.83 आ जाएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा बी, संख्याओं का योग बटे संख्या। अगला प्रश्न है माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए श्रेणी माध्य है, ये माध्यिका बी समांतर माध्य, सी बहुलक, डी गुणोत्तर माध्य। तो माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए श्रेणी माध्य है। सही जवाब हो जाएगा 99 का ए, माध्यिका। अगला प्रश्न है यदि कुछ प्राप्तांकों का मध्यमान 26 तथा माध्यांक 25 है तो उसका बहुलांक ज्ञात कीजिए। बहुलांक सूत्र हम लोग देख चुके हैं, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य। तो इसमें बोल रहा है प्राप्तांकों का मध्यमान 26 तथा माध्यांक 25 है। ध्यान रखना यहाँ बहुलक पूछा है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3, अर्थात मतलब माध्यिका 25 है, बटे गुणते 3 कर दीजिए, ठीक है, 3 गुणते कितना हो जाएगा, माध्यिका 25 दिया है, -2 गुणते 26 दिया हुआ है, माध्यांक बराबर कितना हो गया, 75 - 52। अगर आप हल करेंगे 75 में 52 जाएगा, कितना हो जाएगा, 23। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 100 का ए, 23। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यांक -2 माध्य, ठीक है। अब मान रख दिए 3 गुणते 25 बराबर -2 गुणते 26, मान आप रखेंगे 75 - 52 आ जाएगा, 23 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव प्राप्तांक का माध्य हमेशा, तो मानव प्राप्तांक का माध्य हमेशा, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 0 होता है। मानव प्राप्तांक का माध्य हमेशा 0, मानव विचलन सदैव 1 होता है। अगला प्रश्न है जेड प्राप्तांक को या भी कहा है, मतलब जेड प्राप्तांक को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सिग्मा प्राप्तांक, रेड्यूस स्कोर दोनों। अगला प्रश्न है जेड प्राप्तांक के सिग्मा का मूल्य सदैव, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 1 होता है, ठीक है। जेड प्राप्तांक का सिग्मा का मूल्य सदैव 1 होता है और मध्यमान कितना होता है, 0। अगला प्रश्न है जब 2 अथवा 2 से अधिक स्वतंत्र चरों एवं एक आश्रित चर के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, बहुचरित सहसंबंध।
अगला प्रश्न है सहसंबंध का पूर्ण अभाव है ए 0b प्लस 0.30 से कम सी 0.60 से कम डी 0.75 से कम। सहसंबंध का पूर्णतः अभाव है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए 0। अगला प्रश्न है सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधि है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 6 का सी दोनों। विक्षेप चित्र, कार्ल पीटरसन का सहसंबंध गुणांक दोनों। अगला प्रश्न है वह रेखा चित्र जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा बी संचयी आवृत्ति वक्र। अगला प्रश्न है किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है, यह कथन है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए गिलफोर्ड का। अगला प्रश्न है मध्यमान का गुण है ए, इसकी गणना करना आसान है, बी या निश्चित गणना द्वारा प्राप्त होता है, सी या केंद्रीय प्रवृत्तियों में तुलना का आधार है, डी उपरोक्त सभी। तो मध्यमान का गुण है, सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। अगला प्रश्न है मध्यमान का दोष है ए, इसकी वृत्तियों का ग्राफ में प्रदर्शन नहीं हो सकता, बी इसको देखकर मान नहीं लगाया जा सकता, सी या वितरण प्रणाली का प्रतिनिधित्व नहीं करता, डी उपरोक्त सभी। तो मध्यमान का दोष है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है माध्यांक का उपयोग किया जाता है जब ए असमान वितरण की स्थिति में माध्यांक ज्ञात करना हो, बी जब अंक समूह का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, सी जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति का मान की आवश्यकता हो, डी उपरोक्त सभी। तो माध्यांक का उपयोग किया जाता है जब, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, तीनों ध्यान रखना सही है, ठीक है। कुछ पॉइंट आप लोग देख लीजिए। पैराडाई लिंगेट नामक पुस्तक के लेखक जॉन मिल्टन हैं। स्टैटिक्स इन ए साइंस ऑफ एस्टीमेट एंड प्रोबेबिलिटीज या कथन बोर्डिंग गठन का है। सांख्यिकी प्रश्नों के संग्रह, उसके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान या कथन कैडाल का है। सभी पदों को 5 से गुणा करने पर बहुलांक 5 गुना बढ़ जाता है। देखना सभी पद को 5 से गुणा कर देते हो तो बहुलांक 5 बढ़ जाएगा। सांख्यिकी में मध्यमान को एम से, माध्यिका को एम डी एन और बहुलांक को एम ओ से निरूपित किया जाता है। सभी पद मूल्यों से 50 घटाने पर माध्य 50 कम होगा। P50 माध्यिका का प्रतिनिधित्व करता है। किसी विद्यालयों के प्रोफेसर का मासिक आय वेतन ज्ञात करने हेतु तथा कक्षा में छात्रों का औसत बौद्धिक स्तर ज्ञात करने हेतु समानांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। विचरण गुणांक का सूत्र है सिग्मा अपान ए गुणित सब। प्रमाणित त्रुटि सिग्मा अपान अंडर रूट एन। जी एम बराबर होता है अंडर रूट ए एम गुणित एच एम। जेड स्कोर एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। टी स्कोर 50 + 10 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। स्टेन स्कोर 5.5 + 2 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। स्टेन स्कोर 5 + 2 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाऊँगा, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 202 जगह जब आप क्लिक करोगे सारी वीडियो आपको कम से मिल जाएगी, ठीक है। और ये टेस्ट आप लोग ध्यान रखना, कोशिश करेंगे हम लोग कल फुल प्रैक्टिस सेट 6 से हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप फ्रेंड जो भी आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। यदि इस पर सारे प्रैक्टिस को अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। वो ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप लोग जुड़े रहें और मोटिवेशन मिलता है हमें यदि आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।